हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 1 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड के बारे में। देखिए, ये सेकेंड बुक का आपका जो आपका फिजिक्स सेकेंड बुक का है, आपका सेकंड चैप्टर है। तो हम लोग फ्लूइड से शुरू करने वाले हैं। तो फ्लूइड हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं कि होता क्या है। फ्लूइड हम उन्हें बोलते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। तो अपने पास क्या है, विच कैन फ्लो, हम उन्हें बोलते हैं क्या, फ्लूइड। विच कैन फ्लो, हम उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। देखो, शुरुआत का लेक्चर है, थोड़ा सा हम बेसिक टर्म्स के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको वो समझ आ जाए, फिर धीरे धीरे हम अपने लेवल्स को अप करने वाले हैं। ठीक है। तो फ्लूइड मतलब क्या होता है, जिसे आप फ्लो कर सकते हो। ये क्यों लिखा हुआ है ना। तो फ्लूइड क्या होता है, जो भी चीज़ फ्लो हो सके हम उसे क्या बोलते हैं, विच कैन फ्लो, हम उसे क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। देखो, यहाँ पे क्या चीज़ें फ्लो हो सकती है, पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भाई, फ्लो तो बहुत चीज़ें कर सकते हैं। आपका इमोशन फ्लो करता है, हीट भी फ्लो करती है। नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि सॉलिड हो गया आपका, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो इन तीनों में कौन सी चीज़ फ्लो कर सकती है? भाई, सॉलिड तो आपको फ्लो नहीं कर सकता, लिक्विड भी फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है, मतलब बहता है। पानी भी नल से बहता है और हवा भी बहती है। तो लिक्विड और गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ध्यान से सुनना, पानी ही फ्लूइड नहीं होता है। ये इस चैप्टर में आपको लिक्विड और गैस दोनों की बात आपको देखने को मिलेगी। लिक्विड और गैस मतलब हम किसी भी लिक्विड की बात कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पहले गलती हो जाती है आप लोगों से। इस चैप्टर में हम किसी भी लिक्विड की बात कर सकते हैं। भाई, वो लिक्विड आपका कोई ऑयल भी हो सकता है, वो लिक्विड आपका वाटर भी हो सकता है, वो लिक्विड आपका मरकरी भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी लिक्विड बोल देंगे। देखिए, गैस के बारे में हम जितनी भी बातें हैं वो अगले आने वाले चैप्टर जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स है उसमें करते हैं, बाकियों में नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे ये अपना जो चैप्टर है, मेजोरिटी ऑफ पोर्शन पे लिक्विड के बारे में बात करेंगे। देखो, सॉलिड के बारे में आपने पढ़ लिया, जो आपकी फर्स्ट बुक थी, या आपने मैकेनिक्स जो पढ़ा था उसमें आपने रिजिड बॉडी के बारे में सब कुछ पढ़ा। रोटेशन पढ़ा आपने कोलिजन पढ़ा। तो वहाँ पे आप लिक्विड नहीं मान रहे थे ना, आप गैस के बारे में स्टडी कर रहे थे, आप सिर्फ सॉलिड बॉडीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। क्लियर है बातें? अब ध्यान से इन बातों को सुनिए थोड़ा सा और, कि फ्लूइड में आपका लिक्विड और गैस तो आता ही आता है। अब यहाँ पे एक टर्म आप और सुन लो, जिसे आप बोलते हो सुपर कूल्ड लिक्विड या सुपर कूल्ड फ्लूइड बोल दो, लिक्विड या लिक्विड बोल देते हैं। सर, ये क्या होता है? भाई, ध्यान से सुनो। अब आपको ये जो टर्म है ये लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, इसलिए बताया जा रहा है। जैसे आपने अगर किसी घर में देखा हो कांच लगा हो, ग्लास, सुपर कूल्ड लिक्विड का जो एग्जांपल है वो आप समझ लो, वो आपका ग्लास होता है। इस ग्लास के एग्जांपल से मैं आपको सुपर कूल्ड लिक्विड या सुपर कूल्ड फ्लूइड के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी भी घर में ग्लास लगाते हो तो ग्लास शुरुआत में जितना मोटा ऊपर रहेगा उतना ही मोटा नीचे रहता है। आफ्टर सम टाइम, मतलब ये सम टाइम मतलब कुछ सेकंड नहीं है, कुछ साल के बाद, 10 से 15 सालों के बाद, जैसे आपको मूवीज में दिखाते हैं 15 ईयर्स लेटर, वही वाला है कि आफ्टर 10 to 15 ईयर्स आप जब देखोगे जो आपका ग्लास है वो कुछ ऐसा हो गया होगा। भाई, थोड़ा सा अजीब दिखेगा, मतलब ऊपर से पतला होता है और नीचे से मोटा होता है। ऊपर से पतला होता है और नीचे से मोटा होता है। ये बात समझ आ रही है? अब ये क्यों होता है सर? ये इसलिए होता है क्योंकि भाई ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है, और ग्रेविटी की वजह से इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे की तरफ टाइम के साथ फ्लो करते हैं। अब ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करते हैं, तो पर फ्लो करते हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। भाई, अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दो तो वो, जैसे देखो, कोई भी चीज़ का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना तेज बहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा तो वो ज़्यादा बहेगा, मतलब ज़्यादा तेजी से बहेगा। टेम्परेचर कम है तो वो और कम तेजी से बहेगा, फ्लो करेगा बेसिकली। क्लियर है बात? चलिए, आप इतनी चीज़ों को नोट कर लो, अगर नोट करना है फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम इसके कुछ टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। नोट कर लिया था ना? हाँ। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो फ्लूइड चैप्टर में या इस चैप्टर में अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला अपने पास टर्म आता है डेंसिटी, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी की बात हो रही है, तो आपने देखो डेंसिटी तीन टाइप की पढ़ ली है। एक होता है लीनियर मास डेंसिटी, एक होता है एरियल मास डेंसिटी, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे हम वॉल्यूम वाला डिफाइन करते हैं, मास बटे वॉल्यूम वाली डेंसिटी की बात कर रहे हैं।
मास बटे वॉल्यूम वाली डेंसिटी की बात कर रहे हो, आप उसे ही बोलते हो डेंसिटी। देखो आपने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास में, या उसके पहले सेंटर ऑफ मास में शुरुआत होती है, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी एक होता है मास बटे लेंथ, और एक आपने पढ़ा होगा मास बटे एरिया, है ना। तो यहाँ पे भाई सर हम ये दोनों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा भाई साहब। डेंसिटी आप किसकी बात करो, किसके डेंसिटी की बात कर रहे हो, आप बात करो फ्लूइड के डेंसिटी की, और फ्लूइड में बेसिकली किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हो, आप बात करो लिक्विड के डेंसिटी की। क्या लिक्विड से आप कोई वायर बना सकते हो भाई? लिक्विड अगर कहीं पे रखोगे वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा रे पगले। इसीलिए हम लोग इसमें डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम की बात करते हैं। तो डेंसिटी को बेसिकली हम लोग इस पूरे में लिखते हैं रो से, रो होता है मास बटे वॉल्यूम। तो अगर आप इसकी यूनिट की बात करो तो ऊपर आपका किलोग्राम है, नीचे आपका मीटर क्यूब है, तो इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर ये आपकी एसआई यूनिट है, अगर अदर यूनिट्स की बात इसकी करें, अदर यूनिट जो इसका सीजीएस वाला है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये आपका सीजीएस यूनिट हो गया है। आप इसके बारे में शायद केमिस्ट्री में और पढ़ते हो कि भाई सेंटीमीटर क्यूब को आप सीसी भी लिखते हो, इसका आप किताबों में लिखोगे सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या देखने को मिलेगा आपको? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात? ग्राम पर सीसी ऐसा कुछ करके देखने के मिलेगा। इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है भाई, डायमेंशन आपको निकालना सिखाया गया था पहले चैप्टर में और हर बार यूज हो रहा है। ऊपर आपका मास है, नीचे आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब। अगर नहीं याद है भाई सब क्या कर रहे हो, है ना, ये तो याद कर लो। ml-3 इसका होता है डायमेंशन। अब कुछ चीज़ें आपको याद करके रखनी है, लर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूँ कि आपको इसे याद करनी है। पहला, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा आपको याद करके रखना है डेंसिटी ऑफ मरकरी Hg। ये प्लैनेट वाला मरकरी नहीं है, ये मेटल वाला मरकरी है। मरकरी क्या होता था आपने पढ़ा होगा, लिक्विड मेटल होता है अपना। क्या होता है? लिक्विड मेटल होता है। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला जो आपको याद करके रखना है, ये आपको क्वेश्चंस में दिए रहेंगे, नहीं भी दिए रहे फिर भी आपको याद करना है, ठीक है। आपके साथ जो भी कंपटीशन बैठेंगे ना, उनको उनके मास्टर ने ये सब याद कराया हुआ हो, तो आपको भी याद करना है क्योंकि आप उन्हीं के साथ कॉम्पीट करने जा रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ हम लोग बात कर रहे हैं आइस की, तो वो होता है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप इन्हें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, एक गलती आप करते हो, देखो आप गलती कर जाओगे कन्वर्जन के टाइम पे, तो आप एक मिस्टेक मत करिएगा प्लीज़ ना। वो मिस्टेक मैं आपको सिखा देता हूँ जो आप मिस्टेक करते हो। वो क्या है? जैसे आपने पढ़ा है ना, जैसे सवाल ही पूछ लेता हूँ कि बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं। ये आप पढ़ते हो ना यूनिट एंड डायमेंशन में, पर यहाँ तक आते आते भूल जाते हो, इसलिए पूछा जा रहा है। तो भाई ध्यान से सुनो, सेंटीमीटर क्यूब मतलब इसका क्या मतलब है? आपने लिखा है सेंटीमीटर को 3 बार, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर में ये चीज़ है। अब शायद आपके दिमाग में चल रहा हो कि अब आ चुका हो, क्लिक कर चुका हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लिक हो गया। ध्यान से सुनो कि भाई देखो ऐसा है कि 1 सेंटीमीटर में आपने पढ़ा है होता है 10⁻² मीटर्स। तो अगर आप दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो आपको मिलेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो भाई ये गलती मत करना, ये गलती काफ़ी लोग करते हैं आपके साथ वाले बच्चे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये चीज़ याद कर लेना जब कन्वर्ट करना था। हालांकि आपको यहाँ पे याद कर लो कि इसका होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात? तो आप इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। आगे बढ़े, चलिए अगला आपका हेडिंग है रिलेटिव डेंसिटी। हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव टर्म आपने पढ़ लिया है, जैसे आपने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी करके आपने पढ़ा था, है ना। तो उसमें क्या था कि आप एक बॉडी के कंपैरिजन में दूसरी बॉडी की वेलोसिटी बताते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग डेंसिटी बताएंगे कि भाई एक बॉडी की डेंसिटी दूसरी बॉडी की डेंसिटी के कंपैरिजन में कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो हेडिंग डालिएगा रिलेटिव डेंसिटी। क्या डालिएगा?
रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग आर डी से भी लिखते हैं, या आप इसी को एक और नाम देते हो जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये होता क्या है, देखो ये डिफाइन किया गया है। डिफाइन क्यों किया गया है? चीज़ों को आसान करने के लिए। जैसे मान लो कि वाटर का सबको पता है, तो वाटर के कंपैरिजन में, ध्यान से सुनना इसको, वाटर के कंपैरिजन में किसी भी लिक्विड या किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी कितना ज़्यादा है या कितना कम है, आप उससे बताते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी से। समझाता हूँ सर, कैसे कम ज़्यादा करेंगे। ध्यान से देखो भाई, आर डी जो है, रिलेटिव डेंसिटी जो है, या आप इसे एस जी भी बोलते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बराबर होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब बुक्स में लिखा रहता है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, आप जानते हो वाटर एनालिमस बिहेवियर शो करता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी को आप बोलते हो रिलेटिव डेंसिटी, बस हाँ इसी को बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे ध्यान से सुनो, आपको सवालों में दिया रहेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूं आर डी ऑफ एच जी, तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एच जी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आता है भाई, डेंसिटी ऑफ एच जी अभी आपने पढ़ा 13.6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन में 10 की पावर 3, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा 13.6 ना। हाँ, यूनिट मत लिखना, इसलिए बोला ना, आगे मत बढ़ना, वरना सर खाली खाली लग रहा है, कुछ तो लिख दो, कुछ मत लिखना। बहुत जल्दी आप भावनाओं में बहते हो, मत लिखना। तो भाई एक चीज़ यहाँ पे और याद आ गई, रिलेटिव डेंसिटी की भाई नो यूनिट होती है, नो यूनिट्स। और अगर कोई यूनिट नहीं है तो नो डायमेंशन भी होगी। कम से कम एक जगह तो बच गए कि नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। क्लियर है बात? क्लियर है? अब देखो कहीं ना कहीं आपको लिखा मिल जाएगा क्वेश्चंस में, आर डी ऑफ एच जी या कोई भी लिक्विड है 13.6। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको डेंसिटी ऑफ एच जी चाहिए तो क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ एच जी, छोटी छोटी चीज़ें हैं पर आपको अभी लग रहा होगा, पर आगे जाके आपको इसका इम्पैक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एच जी निकालने के लिए आप क्या करोगे, आर डी ऑफ एच जी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कर सकते हो। ये भी आपको मिल जाएगा, कहीं आपको जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि आता है मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स पे, कि हम लोग दो फ्लूइड्स को मिक्स करने वाले हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर दो फ्लूइड अपने में मिक्स हो रहे हैं तो वो मिक्सिबल लिक्विड्स होंगे। क्या होंगे? वो मिक्सिबल लिक्विड्स होंगे। तो अगर आप दो फ्लूइड्स को मिक्स करोगे तो वो मिक्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आप तेल और पानी को मिक्स कर दे रहे हो। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें अपने पास दो केसेस होते हैं, एक केस 1 होता है और एक केस 2 होता है। पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। नहीं सर, दोनों साथ में डिस्कस करो, पगला आ गया हो का? आप ध्यान से सुनो, आपके पास मान लो पहला एक लिक्विड था, इसमें भरा हुआ था। इस लिक्विड का भाई कुछ डेंसिटी होगा, हमने माना कि इस लिक्विड का डेंसिटी ρ1 है, कुछ वॉल्यूम है, हमने बोल दिया V1 वॉल्यूम अपने पास। आपने क्या किया, आपके पास एक दूसरा लिक्विड था जिसका कुछ वॉल्यूम है, जिसे हम बोल दे रहे हैं V2, और इसका कुछ तो डेंसिटी होगा जिसे हमने बोल दिया ρ2। अब जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो क्या होगा, जैसे आप मिक्स करोगे तो भाई अब इस जो एक मिक्सचर का डेंसिटी रहेगा वो कितना रहेगा, आपसे पूछ लेता है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, है ना। सवाल आपसे पूछता है फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, पूछ ले हमसे, हमें क्या दिक्कत है। अब कैसे करेंगे सर? सर ρ1 प्लस ρ2/2 कर दें, सर ρ1 V1 ρ1 प्लस ρ2 कर दें। नहीं, अब देखो हम मान लेंगे इसका जो डेंसिटी है वो रो मिक्स है और इसका जो मास है m मिक्स है और इसका जो वॉल्यूम है वो v मिक्स है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला पता है डेंसिटी का, वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सर इसका मास नहीं दिया तो हम m1 मान लेंगे, माना है, इसका मास m2 मान लेंगे। ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें हमने मानी है से, हमको सवाल में नहीं गिवन था,
तो रो वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वन इज इक्वल टू हो जाएगा m1 अपॉन v1, रो टू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m2 अपॉन v2, और यहाँ पर रो मिक्सिंग इज इक्वल टू हो जाएगा m मिक्स यानी m ऑफ मिक्सचर अपॉन में v मिक्स यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, आपके पास एक v1 था v2 था, जैसे 1 लीटर आप पानी लो और 1 लीटर दूध लो, दोनों को मिक्स कर दो। सर दूध तो पतला हो जाएगा, अरे ठीक है यार हो जाएगा। 1 लीटर पानी 1 लीटर दूध में अगर आपने डाला तो आपके पास टोटल कितना दूध आ जाएगा, 2 लीटर। तो वैसे भाई इसका जो, अगर आप ध्यान से देखो, इसका जो v मिक्स है वो कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2, और इसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। भैया अगर ये 1 kg होगा, ये 1.5 kg होगा, सॉरी 1, और ये मतलब ये मान लो 100 है और ये 50 है। अब ग्राम किलोग्राम जो मान लेना, ग्राम मान लेते हैं। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 150, कहीं गैप तो हो नहीं जाएगा। तो इसलिए m1 प्लस m2 और v1 प्लस v2 यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रो ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन में v1 प्लस v2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? अब क्या करना है, बस आपको यहां से जो चीजें गिवन थी आपको पुट करना, मैथमेटिक्स वाले दिमाग लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो। m1 सर नहीं पता है, m1 बराबर यहां से देखो हो जाएगा रो1 v1, यहां से m2 बराबर हो जाएगा रो2 v2। आप सॉल्व करो तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू रो1 v1 प्लस रो2 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो आपका आ गया जनरल फार्मूला। अब इसमें एक केस आता है जो हमको पढ़ना है, इफ वॉल्यूम v1 बराबर v2 हो जाए देन क्या होगा, देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा रो1 v प्लस रो2 v अपॉन में v प्लस v। आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके आएगा रो1 प्लस रो2 बाई 2। तो आप ध्यान से देखो भाई, मास m1 प्लस m2 हो जा रहा है, वॉल्यूम v1 प्लस v2 हो जा रहा है, पर डेंसिटी रो1 प्लस रो2 नहीं हो रही, वो कुछ और आ रही है। हाँ एक केस में अगर आप ध्यान से देखो, स्पेशल केस लिया जाए, जब वॉल्यूम v1 और v2 बराबर हो तो ये वाला निकल के आ रहा है। मतलब आपसे सवाल पूछ सकता है, डायरेक्टली मत देना, ठीक है। तो आप इसको एक बार समझो, एक बार फिर से समझाता हूं अगर समझ नहीं आया तो। आपके पास एक कोई लिक्विड था, भाई लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी। हमने मान लिया लिक्विड 1 था, इसकी डेंसिटी रो1 है, इसका वॉल्यूम v1 था, और मान लिया मास m1 से था। देखो ध्यान से, हमने m1 मास माना था, आपने ध्यान से देख सुना हो तो। क्यों सर माने थे? अरे भाई जरूरी था मानना, कुछ तो रहा होगा, हमने मान लिया। और इसीलिए आंसर में देखो m1 नहीं आ रहा है, क्योंकि m1 हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया था। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, रो दिया था, v दिया था, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो रो और v के टर्म्स में आ रहा है। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो हमको जो बेसिक चीजें पता है वो हमने सॉल्व किया कि भैया इसका डेंसिटी अगर रो1 है तो इसका रो1 बराबर हो जाएगा m1 बटे v1, ये रो2 है तो m2 बटे v2, और ये रो मिक्सचर है तो m मिक्स बटे v मिक्स हो जाएगा। m मिक्स के यहाँ पे हम m1 प्लस m2 कर सकते हैं, v मिक्स के यहाँ पे v1 प्लस v2 कर सकते हैं। सर क्यों कर रहे हो भाई? जब आप 100 ग्राम और 50 ग्राम को मिक्स करते हो तो वो 150 ग्राम आता है। जब आप 1 लीटर और 1.5 लीटर को मिक्स करते हो तो 2.5 लीटर आता है। अरे यार 1 लीटर और 1 लीटर मिक्स करते हो तो 2 लीटर आता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने वही चीज यहाँ पे अप्लाई की, m1 m2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की, v1 और v2 को गिवन था, हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। आप इसे समझ लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तब तक आप इसे नोट कर लो, पॉज करो वीडियो को और नोट करो। आइए हम लोग केस 2 की बात करते हैं, ठीक है। केस 2 में क्या है, अपने पास वही फिर से लिक्विड्स है ना। आपके पास एक लिक्विड था, इस बार सर क्या अलग होगा, इस बार आपको मास गिवन रहेगा। इसका मास सॉरी इसका डेंसिटी रो1 है और इसका मास m1 है, और आपके पास एक दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो2 है और उसका मास जो है, उसका जो मास है वो m2 है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो वही ऑब्वियस सी बात है, सेम कहानी चलने वाली है। आपको समझ आ गया होगा, रो मिक्स और m मिक्स हो जाएगा। अब डेंसिटी की बात है तो भाई अगर आपने लिया है मास तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ज़रूर। तो हमने मान लिया इसका वॉल्यूम v1 है और इसका वॉल्यूम v2 है, इसका वॉल्यूम v मिक्स है।
अगेन जो आपको पता है वही फॉर्मूला, एक काम करो पिछले तरीके से खुद से एक बार ट्राई करो, जैसे आप हमने पिछले तरीके से सॉल्व किया था वैसे करो, प्लीज ट्राई इट। भाई देखो अगर करोगे आप तो आपको आएगा, मैं करूंगा तो मुझे आएगा, और यहाँ पे आप सीखने हो तो आप करो। कैसे करते थे, ρ1 इज इक्वल टू द m1 अपॉन v1, ρ2 इज इक्वल टू द m2 अपॉन v2, और यहाँ पे क्या करते थे, रो मिक्स इज इक्वल टू m मिक्स अपॉन में v मिक्स। अब m मिक्स की जगह पे क्या पुट करते थे, m मिक्स की जगह पे हम लिखते थे m1 प्लस m2, और इसकी जगह पे लिखते थे v1 प्लस v2। ठीक है, रो मिक्सचर m1 प्लस m2। अब क्या करते थे, m1 m2 की वैल्यू देखो जो दिया था, देखो इस बार आपको सवाल में v1 v2 नहीं दिया है, आपको m1 m2 दिया है, तो हमने ये माना है, हमने ये क्या किया है, ये माना हुआ है। तो सर क्या करेंगे, v1 की वैल्यू आप निकालो तो m1 अपॉन ρ1, और v2 की जगह पे आ जाएगा m2 अपॉन ρ2। अब जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा रो मिक्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन में m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2। आप इसे सॉल्व कर लो, तो जैसे आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो आपको मिलेगा m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखना, मैं एक बार मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ। आप जब एलसीएम लोगे तो आपका आएगा ρ1 ρ2, और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर चला आएगा, आप खुद से करिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा m1 ρ2 प्लस m2 ρ1। ये आ गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, ये आ गया डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। क्लियर है बात। अब यहां पे आता इफ, स्पेशल केस वही है, इफ m1 बराबर m2 देन, तब क्या होगा, अगर m1 बराबर m2 होगा तो रो ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू हो जाएगा, अब मान लो m ही था तो m प्लस m इंटू ρ1 ρ2 अपॉन में ρ1 m प्लस ρ2 m, और जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ρ1 ρ2 अपॉन में ρ1 प्लस ρ2। देखो हर बार आपका जो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है वो बदल जा रहा है, हमेशा या हर बार वो सेम आए ये ज़रूरी नहीं है। आपको ध्यान से देखो, आपको बेसिक से चलना है, ठीक है, आपको हमेशा ऐसे चीज़ों को फॉलो करना है। अब अगर आपको फॉर्मूलेज याद हो रहे तो आप याद भी कर लो, ठीक है, ये कुछ केसेस है, वरना मैं कहूँगा कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, फॉर्मूले तो अपने आप कुछ देर में निकल जाएगा। भाई 1 मिनट थोड़ा लेट लगेगा, फॉर्मूला याद हो जाए तो भी सही है, नहीं याद हो तो आफ्टर सम टाइम जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करोगे आपको याद हो जाएगा। आपको ये भी याद दिला दूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनो। तो आपने ऐसे ही कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, आपने पढ़ा था v1 प्लस v2 बाई 2, कहीं पढ़ा था एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में, आपने पढ़ा था 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपन में v1 प्लस v2। ये सब चीज़ें आपने कहाँ पढ़ी थी, आपने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ के रखा हुआ था। 1 मिनट, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आप ये जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ के रखा है काइनेमेटिक्स में, कुछ केसेस वगैरह बना के, भाई यही सब चीज़ें थी, ठीक है। तो ये आपका मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स जो था मेरी तरफ से खत्म होता है। इसके ऊपर जो सवाल हैं वो आपको मिल जाएंगे, पर सवाल मिलने से पहले आप इनको एक बार समझ लो। सवाल एकदम लास्ट में हम करने वाले हैं, पहले कुछ कॉन्सेप्ट तो समझ लिया जाए। चलिए, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स आप इसे नोट कर लीजिए, नोट हो गया है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास प्रेशर। क्या है, प्रेशर है। तो ध्यान से आप पहले सुन लो, प्रेशर जो वर्ड है वो आपने क्लास 9 में पहली बार सुना था, तो भाई आप इससे एकदम से अनजाने तो हो नहीं। प्रेशर है ना, आप में से काफ़ी लोगों को याद भी होगा कि प्रेशर बराबर क्या होता था, है ना, आपको याद भी होगा प्रेशर बराबर क्या होता था। तो यहाँ पे हम इसके बारे में फोर्स नहीं करने वाले कि प्रेशर के बारे में एकदम बेसिक से। आपने इसके एग्जाम्पल वगैरह बहुत सुने थे कि आपके बैग के जो पट्टे होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, 9th में आपने इसके एग्जाम्पल सुने थे। आपने सामने से देखा होगा जो कील होती है, कील नेल है ना, नेल वो नाखून वाला नहीं, कील है ना ठोकने वाली, वो सामने से नुकीली बनाई जाती है। आपने ये सब एग्जाम्पल्स है इसके प्रेशर के। तो बेसिकली प्रेशर एक टर्म है। अब हिंदी जो इसका होता है वो दाब होता है ना, दाब। तो भाई अगर आपको किसी भी चीज़ को दबाना है ना, किसी भी बॉडी को अगर आपने इसे दबाना है तो आप क्या करते थे, उसको फोर्स लगाते थे। ध्यान सुनो, पहले सुन लो। पहले मान लो मैं बोलूँ ये आपके पास कोई सरफेस है, आप इसे दबाओ, तो आप भाई फोर्स ऐसे लगाओगे ना,
हाँ कि ना भाई? मैं बोलूँ कि आपको इसे दबाना तो आप भाई फोर्स ऐसे लगाते हो ना। कभी मम्मी आप सूटकेस बंद करते थे तो कपड़े जब ढेर सारे भर लो तो जब उसको मम्मी बोलती थी दबाओ, तो अब उसके ऊपर जाके बैठते थे या तो उसको हाथों से दबाते थे नीचे की तरफ ऐसे। आपने कभी उसके ऊपर फोर्स ऐसे नहीं लगाया था। हाँ, किसी एंगल पे आप फोर्स लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, है ना? आप किसी एंगल पे फोर्स लगा सकते हो, यहां से एंगल थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आते थे, एक होता था एफ साइन थीटा और एक आपका आता था एफ कॉस थीटा। तो भाई यहां पे आपको समझ आ रहा है कि आपका फोर्स जो है एफ लगा रहे थे, आपका जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है वो एफ फोर्स की वजह से नहीं दबेगा, वो एफ साइन थीटा की वजह से भी नहीं दबेगा, वो अब एफ कॉस थीटा की वजह से दबेगा। तो आपने जो प्रेशर पढ़ा था फोर्स अपॉन एरिया, इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, वो होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। यानी जो प्रेशर होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर वाला फोर्स अपॉन में किस एरिया पे लग रहा है उसको लिखते हो। अच्छा, एक चीज और आप समझना, प्रेशर किसी एरिया पे लगने वाला फोर्स तो है, लेकिन प्रेशर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है ना? प्रेशर एक्ट्स एट एनी पॉइंट, प्रेशर किसी पॉइंट पे होता है भाई। अगर आप बुक्स वगैरह जाके देखो तो बुक्स में जो आप प्रेशर का फॉर्मूला देखोगे वो लिखेगा फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया, और यहाँ पे वो एरिया को क्या करेंगे, लिमिट एरिया टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे इसे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था, बस समझाना चाह रहा हूँ कि प्रेशर किसी पॉइंट का होता है कि उस पॉइंट पे कितना दबाव महसूस हो रहा है। आप शायद इस बात को समझो, मतलब मैं आपको क्या बता रहा था, प्रेशर आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था। फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, आप उसे प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन करते थे। आपने इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल पढ़े हुए हैं। आप एक कील पे नहीं खड़े हो सकते, पर ऐसे आप 10-15 कील लगा दो, आप उस पर खड़े हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रेशर है वो बढ़ गया ना, फोर्स बढ़ गया भाई। कील का आगे वाला हिस्सा नुकीला बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि ताकि आप जब उसे धसाओ तो वो पीछे वाला तो इससे ज़्यादा मोटा बनाया था, तो आप जब फोर्स लगाओ वो सिर्फ एक दूसरे पॉइंट पे हो तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। अगर आप ध्यान से इमेजिन करो तो प्रेशर इंटू एरिया आपका फोर्स आता है। यानी अगर एरिया जितना कम रहेगा तो भाई प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहेगा। बात समझ आ रही है आपको? दबना, दाब, तो प्रेशर एक चीज़ है दबाने के लिए, आपको समझ लो, है ना, दाब। तो आपको कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझाते हैं कि प्रेशर की यूनिट वगैरह क्या होती है। प्रेशर क्या होता है, फिर से समझ लो। प्रेशर होता है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट वो आपका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही यूनिट है। आप इसे ही पास्कल से बोलते हो। कुछ और भी होती है जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, है ना, बार्ट और ये सब करके। अब इसकी अदर यूनिट्स भी आप समझ लो। अदर यूनिट्स वो आपका होता है मिलीमीटर ऑफ Hg भी आता है ना, बार भी आ जाता है, टॉर भी आता है। हालांकि अपने फिजिक्स में वही वैसे टफ है, अपने फिजिक्स वैसे टफ है। अब केमिस्ट्री आसान है, उसको टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट के साथ खेलते हैं, है ना, यूनिट बार बार बदल देंगे। हमारे में वैसे टफ है तो हम आसान यूनिट लेके चलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलो अब इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो बताया भैया डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन देखो भैया, फोर्स की डायमेंशन जल्दी बताओ, MLT-2, और नीचे एरिया की डायमेंशन L2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ML-1T-2। अरे बोलो हाँ कि ना, आया कि नहीं आया ये चीज? अरे समझे, प्रेशर के बारे में आप समझे, है ना? अब ध्यान से सुनो, प्रेशर के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। प्रेशर भाई कहीं लगता नहीं है, प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से फोर्स लगता है। फिर सुनो, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कहीं प्रेशर लगता नहीं है। मतलब हम लोग के मुंह से कहीं गलती से निकल जाए तो आप उसको समझिएगा प्रेशर की वजह से फोर्स लगता है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, डू नॉट हैव डायरेक्शन, है ना, कि भैया प्रेशर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपने अगर याद हो सॉलिड क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में
या आप उसे बोलते हो ना इलास्टिसिटी में आपने एक टर्म पढ़ा था स्ट्रेस, वो भी था फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो भाई आप इसको समझ लो कि भैया ऐसा है, स्ट्रेस एंड प्रेशर आर डिफरेंट, दोनों सेम नहीं है ना, दोनों सेम नहीं है। आप गलती कर जाओगे, दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। आपने मतलब अगर आप इनमें अंतर देखना चाहो भैया, आपने स्ट्रेस पढ़ा था टेंजेंशियल और नॉर्मल दोनों, मतलब बहुत होते हैं, टेंजेंशियल होते हैं एंड नॉर्मल, आपको दोनों देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों। प्रेशर आपको सिर्फ नॉर्मल देखने को मिलेगा, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल होता है। हालांकि यहां पे आपको ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, जब आप आगे जाके सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो आपको समझ आएगा, इसके बारे में और ज्यादा डेप्थ में आप जानोगे। समझ आ रही बात? आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्ट्रेस एंड प्रेशर आर डिफरेंट। सर दोनों की डायमेंशन तो सेम आ रही है, अरे आने दे भाई, आप ध्यान सुनो। आप जब स्ट्रेस पढ़ते थे तो स्ट्रेस आपका होता था फोर्स अपॉन एरिया, आप इसकी यूनिट लिखते थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपने कभी नहीं बोला कि ये पास्कल है, कभी भी नहीं बोला कि ये पास्कल है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था कि दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है, पर उनकी जो यूनिट है वो कभी भी सेम नहीं हो सकती है। तो आप इस चीज को ध्यान के रखना। सर बार बार पीछे क्यों जाते हो? भाई देखो वो अपने आप बंद हो जाता है कभी कभार कैमरा, तो जब कैमरा बंद हो जाता है तो बड़ा चिढ़ मचता है कि इतना मेहनत करके वीडियो बना, दोबारा चलो शूट करो, तब चेक करने जाते बार बार। समझ आएगी बात? तो आप इसे नोट कर लो प्लीज, प्लीज 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 आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बात करेंगे कि प्रेशर इन लिक्विड्स क्या होती हैं। चलिए आपको अब हमको बताना है प्रेशर इन लिक्विड्स। ये दिख रहा है कि बहुत ऊपर हो गया है, प्रेशर इन लिक्विड्स, ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। वो शायद दिख रहा है बढ़िया से आपको। देखो शुरुआत में बताए थे कि फ्लूइड जो चैप्टर है उसमें हम लोग दो हिस्सों में इसको पढ़ते हैं, नहीं पता तो दोबारा समझ लो, शायद बोला तो था, पता नहीं, याद नहीं है। तो फ्लूइड आपका दो हिस्से में होता है, एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक, और एक होता है अपने पास फ्लूइड डायनेमिक्स। क्या होता है? फ्लूइड डायनेमिक्स। अब देखो फ्लूइड स्टैटिक में हम लोग पानी को या कोई भी फ्लूइड है उसको रुका हुआ मानेंगे, इसमें अपना पानी चलेगा। यानी आप अगर किसी बर्तन में पानी रख दो, आप कुछ जैसे किसी भी बर्तन में रख दो तो वो चलता नहीं है। अगर बर्तन के रेस्पेक्ट में पानी, बर्तन के रेस्पेक्ट में जो उसके अंदर लिक्विड है वो रेस्ट में है, तो आप उसे बोलोगे फ्लूइड स्टैटिक। तो पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग फ्लूइड स्टैटिक पढ़ रहे हैं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। भाई बिना फ्लूइड स्टैटिक पढ़े आप डायनेमिक्स में कैसे जा सकते हो, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है व्हेन। अच्छा एक चीज आपने नोटिस किया होगा, पहले लिखने से पहले बता देता हूं कि भाई मान लो आपने एक बर्तन रखा था ग्राउंड पे। कहां पे रखा हुआ था? ग्राउंड पे रखा हुआ था। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें आप पानी भरोगे और कुछ देर के लिए छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि आपको जो पानी है वो ऐसे सेट हो जा रहा है। ऐसे क्या हो जा रहा है? सेट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब सर ऐसे क्यों सेट हो रहा है? देखो ये चीज देखी गई और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि भाई देखो पानी ऐसे इसलिए सेट हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी के परपेंडिकुलर जो होता है वो लेयर के फॉर्म में सेट हो जाते हैं। पहली चीज समझिएगा कि आप अगर कभी भी लिक्विड के बारे में देखो तो लिक्विड को आप लेयर के फॉर्म में इमेजिन करो। ये बोला गया कि भाई लिक्विड जो होते हैं वो लेयर के फॉर्म में होते हैं। लेयर मतलब एक लेयर ऐसे होगी, दूसरी लेयर ऐसे, तीसरी लेयर ऐसे। आपने ऐसे फिगर बनाया होगा, भाई लेयर खुद बनाते हो ना, बचपन से आप ऐसे सीख रहे हो कि एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी। तो जब लिक्विड रेस्ट में आ जाएगा, एकदम रुक जाएगा ना, तो वो लेयर्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। और लेयर्स जो होंगी ना, जो लेयर्स होंगी वो किससे मिलकर बनी होंगी? पानी के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होंगी या लिक्विड के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होंगी। तो व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट, जब आपका लिक्विड रेस्ट में रहता है, व्हेन लिक्विड इज एट रेस्ट ऑल मॉलिक्यूल्स, क्या होगा? जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेट अप इन लेयर्स। जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स हैं
वो सारे के सारे लेयर्स के फॉर्म में सेट हो जाएंगे। और वो लेयर्स कैसी होंगी? परपेंडिकुलर्स टू एक्सीलरेशन या नेट एक्सीलरेशन, कुछ भी बोलते हैं, या नेट एक्सीलरेशन ऐसा बोल दो, क्योंकि आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। परपेंडिकुलर टू नेट एक्सीलरेशन, यानी जब आपका लिक्विड रेस्ट में रहता है तो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक लेयर बना लेते हैं, यानी लेयर के फॉर्म में सेट हो जाते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो सर लिक्विड में प्रेशर क्यों आता है? खुद सोचो, लिक्विड में प्रेशर क्यों आता है? खुद सोचो, इमेजिन करो, जैसे आपके सिर पे एक बुक रखो। आपने नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था? नॉर्मल रिएक्शन, हाँ। आप समझो इस बात को, आप इस बात को समझिएगा, आपको समझ में भी आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। भाई देखो, इस वाले लेयर के ऊपर मैं ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बना दे रहा हूं, आपको शायद फील आए, एक गोला, दो गोला, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, 4 5 6, फटाफट बन जाए। अब ध्यान सुनना, अगर मैं पूछूं भाई इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर कितने मॉलिक्यूल है, आप बोलोगे सिर्फ ये। भाई अगर ये मॉलिक्यूल है तो इनका कुछ वेट तो होगा, कुछ वजन तो होगा, तो वो इसके ऊपर नीचे दबा रहे होंगे इसको। इसके ऊपर 2 लेयर से, इसके ऊपर 3 लेयर से, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 5, यानी 5 लेयर्स मिलकर इसको दबा रही होंगी। यानी आपके ऊपर अगर आप यहाँ पे सोचो तो भाई यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो इसके ऊपर इतना पानी है तो वो उसको दबा रहा होगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आपने अभी वो टाइटन वाला केस पढ़ा था कि भाई पानी के अंदर जाने के वो टाइटन पूरा फट गया था। भाई पानी के अंदर आप बहुत गहराई में क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि जैसे जैसे आप पानी के लेवल के नीचे जाओगे आपका प्रेशर बढ़ेगा। अभी हम प्रूव भी करेंगे उसको। तो आप इस बात को समझो कि जब आपका लिक्विड रेस्ट में रहता है तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स लेयर के फॉर्म में क्या होते हैं? सेट हो जाते हैं। और लेयर कैसी होती है? वो आपकी लेयर होती है नेट एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये अगर मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पर अगर मान लो कोई वॉल्यूम, कोई मॉलिक्यूल मान लो, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर ध्यान सुनो, इनका कोई वेट, मतलब इसका कोई फोर्स नहीं होगा, पर इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसका वेट ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा। अरे यार नॉर्मल रिएक्शन वाला केस याद करो, मैंने आपको एक ब्लॉक वाला, आपने ब्लॉक वाला केस तो पढ़ा होगा। एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया। अब ये वाले ब्लॉक के ऊपर अगर ध्यान से देखो, ये M1 हो गया, ये M2, ये M3 हो गया। तो ये वाले जो ब्लॉक है इसके ऊपर सिर्फ M1 का भार फील हो रहा होगा, M3 के ऊपर सिर्फ M1 + M2 और ग्राउंड को तीनों का भार फील हो रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा समझो, यहां पे आपका सिर था, है ना, यहां पे आपका क्या है? सिर था, आपके सिर पे रखा हुआ था। आपके सिर को कितना भार फील हो रहा होगा? M1 + M2 + M3 का। अगर मैं इसी केस को ऐसे बना दूं तो ये आप थे, ये M2 हो जाए, ये M1 हो जाए, और आपका नीचे कुछ पैर वैर है, आप यहाँ पे हो, है ना, नीचे रख दो, आप इसी पे खड़े हो, आपके सिर को कितने का भार फील होगा? अब तो M1 और M2 का ही फील होगा ना भाई, बोलो समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये लिक्विड का एक, ये मैं एक मॉलिक्यूल मान रहा हूं लिक्विड का, तो ये जो है ये एक्सपीरियंस करेगा, विल एक्सपीरियंस, उसी चीज को लिख रहा हूं, विल एक्सपीरियंस की स्पेलिंग EXP रे, कुछ भी लिख दे रहा हूं, एक्सपीरियंस, विल एक्सपीरियंस, नहीं सही नहीं लग रहा, एक्सपीरियंस, अरे ई लिख दे रहा हूं, ठीक है, गलत होगा देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस, वेट, जैसा लिखो, वेट ऑफ, विल एक्सपीरियंस वेट ऑफ लिक्विड कॉलम एबव इट, अपने ऊपर जितने भी इसके लिक्विड कॉलम होंगे वो फोर्स फील कर रहा होगा। अब मेरे सर ने मुझे ऐसे समझाया था, जैसे मान लो एक ट्रेन है, आप उस ट्रेन में बैठ जाओ और उस ट्रेन में खचाखच भरी हो, मतलब बहुत भीड़ हो, आप कोई चल नहीं रहा है, आपको क्या होगा? आप ध्यान सुनो, आप दब रहे होगे, है ना, उस दबने की फील भी वर्ड है, दब, दब रहे हो ना, हाँ, आपको कोई दबा रहा होगा, आप दबो ना, इस वजह से आप क्या करोगे? चारों डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होगे या अपने आपको ऐसे एक्सपेंड कर रहे होगे। सेम चीज इस मॉलिक्यूल के साथ है
भाई ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होगा और सारे मॉलिक्यूल्स इसको दबा रहे होंगे, सारे, हाँ सारे मॉलिक्यूल्स इसको दबा रहे होंगे। अब इस दबाव से बचने के लिए वो क्या करेगा, जैसे इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर धक्का देगा, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। क्या ये बात समझ आई? भाई अगर ये एक मॉलिक्यूल है, मैं वही फिगर यहां बना रहा हूं, अगर ये कोई एक मॉलिक्यूल है, ये अपने ऊपर अपने चारों तरफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ, तो ये सारे मॉलिक्यूल इसको दबा रहे होंगे। तो अब क्या करेगा भाई, अगर तुमको कोई दबाएगा तो तुम क्या करोगे, उसको ऐसे फोर्स लगाओगे। अब वो तुम क्या कर रहे हो, यानी ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर इधर फोर्स, इसके ऊपर इधर फोर्स, इसके ऊपर इधर फोर्स, इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा होगा। बात समझ आई? क्लियर है बात? भाई प्रेशर लिक्विड में मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो, जब आपका लिक्विड रेस्ट में रहता है, पहली चीज ये आप ध्यान में रखो कि जितने भी मॉलिक्यूल है, पहली बात तो वो लेयर्स के फॉर्म में सेट होते हैं, और लेयर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है नेट एक्सीलरेशन की, क्योंकि अभी हम ब्लॉक को चलाने वाले भी हैं, तब आप थोड़ा सा आप इस बात को फील कर पाओगे। ये बात समझ पा रहे हो, है ना? भाई यहां पे ध्यान से सुनो, ये किसकी डायरेक्शन है, प्रेशर की डायरेक्शन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मतलब कहीं गलती से मेरे मुंह से निकल गया था क्या, नहीं मैंने फोर्स ही बोला था। तो आप इस बात को समझो कि ये प्रेशर की डायरेक्शन नहीं है, ये प्रेशर की डायरेक्शन नहीं है। बताओ किसकी डायरेक्शन है ये फोर्स की डायरेक्शन है रे पगले, ठीक है? प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो टेंसर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? ठीक है, अब इसे नोट कर लो। तो आपके सामने फ्लूइड का कुछ, सॉरी प्रेशर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फ्लूइड का नहीं, प्रेशर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको इन पॉइंट्स को पहले लिखना है, फिर मैं आपको एक एक करके इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इसका क्या मतलब है, ये कहना क्या चाहता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे पॉइंट का जो इम्पैक्ट है, जो ग्रेविटी है, जो मतलब इसका इंपॉर्टेंस है, वो आगे चल के पता चलेगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और मैं बात करने वाला हूं, ठीक है? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया हो। पहला पॉइंट जो आपको बोल रहा है, प्रेशर एक्ट्स ऑन ऑल पॉइंट्स इन फ्लूइड। भाई प्रेशर जो है वो सारे पॉइंट्स पे लगता है, मैंने बोला था ना भाई। पहली बात तो ये पॉइंट का फंक्शन है, ये हर एक पॉइंट पे लगता है। फ्लूइड पे लगेगा, फ्लूइड की वॉल्स पे भी लगता है प्रेशर, ठीक है? एट वन पॉइंट इन फ्लूइड इट एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। भाई अगर ध्यान सुनो, मैं भी फिगर बना रहा हूं, अगर आपने फ्लूइड का कोई एक पॉइंट पकड़ लिया और अगर इस पॉइंट पर प्रेशर P है, तो भाई अगर यहां पे आपने कोई सरफेस रख दी, तो इस पॉइंट पे प्रेशर अगर P है, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगता है। अगर आपने सरफेस ऐसे रख दी, तो इस पॉइंट की वजह से जो प्रेशर है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर है, उसकी वजह से इस वाली बॉडी पे फोर्स ऐसे लगेगा और सेम लगेगा, ठीक है? प्रेशर ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन सेम लेयर इज सेम। अभी हम इसको आगे प्रूव भी करेंगे। आप में से काफी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि प्रेशर P बराबर होता है H रो जी। जैसे मान लो आपके पास ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है, यहाँ पे एक पॉइंट C है, यहाँ पे एक पॉइंट D है। तो आप ध्यान से देखो, प्रेशर एट A बराबर होगा प्रेशर एट B के, और प्रेशर एट C बराबर होगा प्रेशर एट D के। ये लाइन ये बोल रहा है भैया, अगर सेम लेयर है, प्रेशर ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन सेम लेयर इज सेम। अगर देखो लिक्विड भी सेम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ये हम आगे पढ़ लेंगे लिक्विड वाले में। पहले अभी समझो कि अगर लेयर सेम है तो प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगली जो चीज है वो है कि इट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एबव द लेयर। जैसे मान लो आपको मैं पूछूं, बताओ प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, ए पर ज्यादा होगा कि बी पर ज्यादा होगा? भाई दोनों जगह पे प्रेशर बराबर होगा, पर ए पर ज्यादा होगा कि सी पर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है सी पर ज्यादा होगा, क्योंकि सी पर देखो वजन ज्यादा है। सी के ऊपर देखो दो कॉलम्स हैं, तो सी के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आप बिना कुछ फॉर्मूले के बेसिक नॉलेज से आप बता सकते हो कि ए पर प्रेशर कम होगा, सी पर प्रेशर ज्यादा होगा। या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे कि ए पर प्रेशर कम होगा और डी पर प्रेशर ज्यादा होगा। कैसे भी करके लिख सकते हो बिना फॉर्मूले के। अगर आपको याद हो तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एच रो इंटू जी। यहां पे हाइट भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी भी डिपेंड कर रहा है, जी भी डिपेंड कर रहा है।
मतलब ये किसी बात पर मतलब यही चीज़ लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसलिए आपके लिए। अगला है, ये आप समझो कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, हम इसके ऊपर सवाल भी करने वाले हैं कि जब आपका फ्लूइड रुका हुआ होता है, जब आपका फ्लूइड क्या होता है, रुका हुआ होता है, और वो किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ क्या होता है, कांटेक्ट में होता है। अरे ऑब्वियस सी बात है यार, लिक्विड को किसी कंटेनर में तो रखोगे, कोई सॉलिड में तो रखोगे, तो जब उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड क्या करेगा, वो एग्जर्ट करेगा फोर्स, किस पर, उस सरफेस पर, और फोर्स है तो उसकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्मली फोर्स एग्जर्ट करेगा। सर क्या मतलब है, समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो। अगर आपने किसी भी कंटेनर में पानी को रखा है तो पानी की जो लेयर है वो हमेशा, जैसे कि इसको क्यों बना रहा हूं, पानी की जो लेयर है, मान लो इस कंटेनर में पानी भर के रखा हुआ है, तो जो पानी की लेयर है वो हमेशा इस लेयर पे, यहां पे कांटेक्ट में है तो इसके परपेंडिकुलर हमेशा फोर्स लगाएगी, हर एक पॉइंट पे फोर्स लगाएगी, ऐसे मतलब नॉर्मल फोर्स लगाएगी। सर नॉर्मली क्यों लगाएगी, आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। पहले आप इन चीजों को समझो कि प्रेशर भैया सारे पॉइंट्स पे लगता है, फ्लूइड के सारे पॉइंट्स पे आपको प्रेशर फील होगा, कहीं पे कम होगा कहीं पे ज्यादा होगा उसकी बात नहीं, लेकिन हर एक पॉइंट पे प्रेशर लगेगा ही लगेगा। जीरो भी हो सकता है ऐसा नहीं, लेकिन लगेगा जरूर किसी फ्लूइड के अंदर में। एट वन पॉइंट इन फ्लूइड इट एक्ट्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। भैया अगर आपने एक पॉइंट लिया है फ्लूइड की किसी एक पॉइंट पे, तो वहां पे जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में लगेगा। आपको एग्जांपल दिया था, भैया आपको चारों तरफ से दबाया जा रहा है तो आप जो है सेम प्रेशर लगाओगे बाहर की तरफ, वरना आप दब जाओगे। अगला पॉइंट था तीसरा, प्रेशर ऑन ऑल पॉइंट्स ऑन सेम लेयर सेम। भैया अगर लेयर सेम रही तो प्रेशर भी सेम रहेगा, आप इस बात को नोट कर लेना। चौथा पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम एबव द लेयर। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि लिक्विड कॉलम पे लेयर मतलब उसके ऊपर कितने लेयर्स हैं। समझ आई बात, मतलब हाइट पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल हाइट पे सिर्फ प्रेशर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा, ये लिखाया गया। और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम इस पे सवाल भी करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं इस पे, मान लीजिए आपने कभी न कभी ऐसा शेप देखा हुआ है, आपने इसमें भर दिया है कोई लिक्विड, तो लिक्विड क्या करेगा, इस कंटेनर की दीवार पे ऐसे फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलरली, ऐसे। आगे चल के हम इसको यूज भी करेंगे, और नीचे वाले पे ऐसे। अगर यही शेप ऐसा होता तो भाई इस पे फोर्स ऐसे लगता, वो ऐसे लगाता, जो लिक्विड है वो फोर्स ऐसे लगाता परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपकी सरफेस कर्व भी हो सकती है, जैसे अगर आपकी सरफेस ऐसे गोल हुई तो भाई वो हमेशा ऐसे लगाएगा प्रेशर। आपने पढ़ा था सेंटर से पास करते हुए आप कोई लाइन मान लो तो वो ऐसे लगाएगा। ये चीज आपको बोला जा रहा है, लेकिन ये चीज तभी वैलिड है जब आपका फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में हो, अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएगा। अच्छा एक चीज और, कि जो फोर्स लगेगा वो नॉर्मल होगा। सर नॉर्मली क्यों होगा, मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। आता है ना आपके एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब आप समझिएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसे नोट कर लिया हो, मैं मिटा रहा हूं। हम लास्ट वाले पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि भाई अगर प्रेशर आपका प्रेशर की वजह से फोर्स हमेशा नॉर्मल ही क्यों लगेगा, मतलब किसी एंगल में भी तो लग सकता है। हाँ हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अपने पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होगा उसको प्रूफ करने का, ठीक है, क्योंकि वही एक मेथड है जिससे हम लोग चीजों को प्रूफ कर पाएंगे। यहां पे जो लाइट आ रही है वो सनलाइट है। आप इस बात को पहले समझो, क्या कि अगर मान लो किसी एंगल पे, पहले तो एक हम लोग फ्लूइड मानते हैं, इस फ्लूइड में आपने लिक्विड भर के रखा है, एक कंटेनर मानते हैं, इसमें आपने किसी लिक्विड को भर के रखा और ये स्टैटिक है, मतलब आपका जो लिक्विड है जो आपने फ्लूइड भर के रखा है वो स्टैटिक है, मतलब वो चल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपने कोई भी एक चीज जो मतलब आप मग वगैरह कुछ भी अंदर में रख दोगे तो वो भी नहीं चलेगा,
फिर से मेरी बात समझना, अगर ये लिक्विड रुका हुआ है, अगर आपने इसके यहां पे कोई एक चीज रख दिया तो वो भी नहीं चलेगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हो कि भाई ये लिक्विड रुका हुआ था, एकदम से पानी एकदम से स्थिर था, मतलब चल नहीं रहा था। आपने क्या किया, इसके अंदर आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लाके रख दिया, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट मान लो रख दिया, हमने यहां पे एक कोई ऑब्जेक्ट लाके ऐसे रख दिया। अब ये मतलब आपको साइड भी दिखा रहा हूं मैं, क्लियर है बात। आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लाके इस पे रख दिया, आप नहीं मानना चाह रहे कि ना फोर्स, जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल लग रहा है, तो मत मानो, किसी एंगल में मान लो। सॉरी भाई, आपके पास ये कोई वही ये सरफेस था, आपका यही सरफेस था ना, मैंने यही तो बताया था कि मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं, ये वाला हिस्सा आपको दिखा रहा था मैं, है ना। तो अगर मान लो आपने माना कि फोर्स परपेंडिकुलर ना लग के किसी एंगल पे लग रहा है, मान लो किसी एंगल पे लग रहा है और ये परपेंडिकुलर ऐसे यहां से एंगल पे लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, तो भैया इसका एक कंपोनेंट एफ साइन थीटा इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ कॉस थीटा। अभी आपको एक चीज समझाया गया है ना, अभी आपको एक चीज समझाया गया कि भाई प्रेशर तो नीचे से भी लगेगा, है ना, प्रेशर तो नीचे से भी लगेगा। तो भाई आप प्रेशर तो फोर्स जो है वो, माफ करिएगा फिर से देखो गलती होगी, हम लोगों से गलती हो जाती है कभी कभार। तो भाई आपको जो फोर्स है वो ऐसा लग रहा है प्रेशर की वजह से, है ना। तो अगर आप इसको देखो तो इसका भी एफ कॉस थीटा आ रहा है और इसका एफ साइन थीटा आ रहा है, क्लियर है बात। अब ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ एफ कॉस थीटा वाले को देखो तो भाई आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है आपके आर कैंसल्ड आउट, आपके जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो गए भाई, एफ कॉस थीटा ऊपर एफ कॉस थीटा नीचे से, तो कैंसिल आउट हो गए। पर जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट नहीं हुआ, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एडेड, पर आपके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो ऐड हो गए और आपके इस सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे जो नेट फोर्स आया वो जीरो नहीं आया, वो आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा। आप इस बात को समझो कि भाई आपने बोला कि सर नॉर्मल ही क्यों लग रहा है फोर्स, है ना। आपने ये आया कि व्हाट इफ फोर्स, मतलब जो फोर्स लग रहा है, व्हाट इफ फोर्स exerted by fluid is not normal, कि वो नॉर्मल ना हो। ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर वाला है। भाई हमने बोला नॉर्मल लगता है, पर आपने बोला सर कैसे नॉर्मल लगता है, प्रूफ करो। हमने बोला रुको, मान लो किसी एंगल पे लग रहा है थीटा पे। अब देखो भाई काफी लोग, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा डाउट, और सिली डाउट है, सर यहां पे आपने फोर्स ऐसे बनाया तो सर नीचे से ऐसे क्यों बना रहे हो, नीचे से भी ऐसे बनाओ ना, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। यहां से ऐसे तो यहां से ऐसे लगाओ, मतलब अगर तुम ऊपर से ऐसे मान रहे हो तो नीचे से ऐसे लगेगा। भाई ऐसे ही तो लगेगा भाई, ऐसा मत करो भाई, है ना। तो एफ नेट कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एफ साइन थीटा, और इस लेयर पे या इस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो नहीं है रे भाई। और जब नेट फोर्स जीरो नहीं है, देन ब्लॉक या देन दिस बॉडी विल मूव, देन दिस बॉडी विल मूव। और अगर ये बॉडी मूव कर गई तो आपने जो माना था वो तो गलत हो गया। अगर ये बॉडी मूव कर गई तो आपने जो माना था वो गलत हो गया, क्योंकि आपने क्या माना था, अगर ये फ्लूइड आपका रुका हुआ है, इसके अंदर मैं कोई एक बॉडी ऐसे डालूंगा तो ये बॉडी भी क्या होगी, रेस्ट में होगी। तो अगर, है ना, तो बॉडी को रेस्ट में रहने के लिए ना क्या लिखते हैं उसको अंग्रेजी में, फॉर बॉडी टू बी रेस्ट। हाँ, क्या लिखते हैं, फॉर बॉडी टू बी रेस्ट। आप चाहते हो बॉडी को अगर रेस्ट में हो तो एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए।
फॉर अ बॉडी टू बी रेस्ट, उसके लिए आप चाहते हो कि एफ नेट जीरो, तो एफ नेट जीरो करने के लिए आपके पास क्या है, एफ नेट क्या आ रहा था, एफ नेट आपका आ रहा था 2f साइन थीटा, और ये जीरो है तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना होना चाहिए, जीरो। और जैसे थीटा जीरो करोगे तो ये फोर्स कहाँ चला गया, यहाँ पे चला आएगा। यानी किसी एक फ्लूइड में अगर आप, स्टैटिक फ्लूइड है वो रुका हुआ है, अगर आप किसी भी बॉडी को रखते हो तो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है, कैसा बन रहा है ये गंदा सा, उस बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो ऐसे लगता है, फोर्स की डायरेक्शन है ऊपर से नीचे से ऐसे हर जगह। ये बात आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे लोग प्रेशर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पे आपको प्रेशर का एक मतलब समझ लो आइडिया दिया गया है, और हम डेंसिटी की बात करें नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग प्रेशर के बारे में और आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।